हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक और वायरल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर में मैंने पिछले साल के पूछे गए पेपरों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें रखा हुआ है, जो इस साल आपके पेपर में बन सकते हैं। देखिए, जितना सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षाओं में पिछले साल पूछे गए प्रश्नों में से 70% प्रश्न रिपीट होते हैं, यानी हर पेपर जो हर साल पिछले साल के पेपरों में से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी 70% रिपीट होता है। तो ऐसे ही मैंने उन प्रश्नों को इस पेपर में रखा हुआ है जो प्रश्न बन सकते हैं आपके पेपर में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसमें बताए गए प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा तैयार कीजिएगा, जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से इनको पढ़िएगा। देखिए, आपके पास समय बहुत कम बचा है, जितना हो सके पेपर लगाइए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न सबसे ज्यादा बन रहे हैं। तो ऐसे ही आज हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ऐसे ही मैं आपके लिए पेपर ला सकूं और आपकी तैयारी को बेहतर बना सकूं। तो आइए देखते हैं आज का अपना पेपर, यानी वायरल पेपर, जो जिससे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखिए, ऐसा यहाँ पर आपको सेम बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। आपको अनुक्रमांक भरना होगा, यानी रोल नंबर भरना होगा, नाम भरना होगा, ये सब आपके पेपर नंबर, पेपर कोड नंबर होता है, ये सब होता है। आपके पास समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 70 अंश का। प्रारंभ में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए निर्धारित करे गए हैं, जिसमें आपको अच्छे से पेपर को पढ़ लेना है। और कुछ निर्देश दिए होंगे जिसमें बताया गया होगा कि इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इसमें जितने भी खंड हैं उन सभी खंडों को करना है। और प्रत्येक खंड, जैसे कि खंड पहले में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और फिर दूसरे में अति लघु प्रश्न होंगे, वो भी 1 अंक होंगे। और जो अगले में होंगे 2 अंक वाले प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय सेकंड होंगे 3 अंक वाले, फिर दीर्घ ऐसे बनते जाएंगे। तो ऐसे हम करना है। तो अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है खंड देखेंगे, और जिसका पहला प्रश्न है चांदी का परावैद्युतांक के होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, के बराबर 0, के बराबर -1, के बराबर प्लस, या के बराबर अनंत। तो इसका क्या होता है? अनंत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? तो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या न्यूट्रॉन। तो सही आंसर होगा अल्फा कण। क्या होगा? अल्फा कण। फिर क्या है अगला? प्लांक नियतांक की विमा समान है। किसके समान है? तो बल गुणे लंबत बल गुणे दूरी गुणे समय की। ठीक है। फिर अगला क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की वृत्तीय पथ, क्या लिखना है? पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। तो कण के संवेग की। किसके? कण के संवेग की। फिर क्या है? प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो ये मान लीजिए प्रिज्म है, जैसे इस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो सबसे VIBGYOR, तो सबसे ऊपर कम विचलन किसमें दिख रहा है? लाल में। सबसे अधिक बैगनी में। तो यहाँ पर लाल क्या हो जाएगा अपना सही आंसर, और सबसे अधिक पूछते तो बैगनी लिखते हैं हम। ठीक है। फिर देखिए, आपसे यहाँ प्रश्न आएगा क्या? खंड बा। खंड बा यानी सेक्शन बी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, यानी अति लघु प्रश्न होंगे। क्या होंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो आइए हम इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा मैंने। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? तो यह युक्ति अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या करती है? ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर दिष्ट वोल्टता के लिए उपयोगी नहीं है। इतना ही आपको इसमें लिखना होगा। यानी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर क्या है? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो आइए देख लेते हैं। क्या किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तीसरा, विद्युत निघोल में डूबे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से यह घटता है। फिर क्या है? विद्युत अपघट्ट एवं प्लेटों की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार ये क्या हो जाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है।
फिर आ जाता है प्रश्न वैद्युत फ्लक्स का आशय। वैद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को रेखाओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर ई डी ए यानी ई डी ए कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा हो जाता है। वैद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र हो जाता है। इसका मात्रक की बात करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, यानी जो कितने हो गए आपके का खा गा हो गए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए गा है ओमीय। तो ये ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टा V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा कि कम विभवांतर पर धात्विक चालक यानी ओमीय प्रतिरोध के लिए V तथा I में ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार आप बना सकते हो कि V विभवांतर यानी V यहाँ पर विभवांतर वोल्टेज हो गया, यहाँ पर धारा होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक समांतर क्रम में यानी धातु चालक होगा, एक समांतर क्रम में सीधे क्रम में क्या कर जाएगा, आपका ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ये अनोमीय प्रतिरोध के लिए ऐसा आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। फिर क्या होगा, अगला प्रश्न क्या है, एक अल्फा कण 15 × 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस कण पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो आइए इसको हम समझते हैं और देखते हैं। फिर क्या है, एक अल्फा कण, क्या है, एक अल्फा कण। तो एक अल्फा कण बराबर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दो गुणे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी 2 गुणे कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ यानी 16 दूनी 32 यानी 3.2 × 10⁻⁻�19 कूलाम। यानी एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो 3.2 × 10⁻⁻�19 कूलाम होता है। इस बात को ध्यान रखना है। फिर उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कितना दे रहे हैं, जो ई का मान दे रहे हैं कितना, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दे रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं उस पर लगने वाले बल, तो एफ हमें ज्ञात करना है। हमने सूत्र पढ़ा है ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। तो हम लिखेंगे, हमें निकालना है एफ, तो हम कैंची गुणा करेंगे, तो एफ बराबर क्या होगा, ई इंटू क्यू हो जाएगा। तो ई का मान कितना है, 15 × 10⁴ और इसका मान कितना है 3.2 × 10⁻⁻�19 है। एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ जाएगा 0। 15 का इसमें गुणा करेंगे कितने में, 32 में, तो कितना होगा 15 दूनी हो जाएगा 30, तो कितने बचेंगे 3, 15 × 3 45 और 3 48 एक, सॉरी यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, एक से 0 10 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 48.0 हो जाएगा। 19 में से 4 जाएंगे तो 15 बचेंगे, यानी 10 की घात किसके, माइनस के 15 बचेंगे, यानी 48.0 × 10⁻⁻⁻15 जो आपका न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर देखिए एक और क्या है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई। तो हम क्या लिखेंगे कि देखिए कितना है, देख सकते हैं आप कितना है, एक चालक पर कितने 2.4 कूलाम का धनात्मक आवेश है, यानी Q कितना है 2.4 × 10⁻18 है। और क्या बताना है इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमने सूत्र क्या पढ़ा, Q बराबर NE, यानी N बराबर क्या हो जाएगा Q बटे E। Q कितना है 2.4 × 10⁻18 है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाता है। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट आएंगे, 2 अट्ठे यानी 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और कितनी बार 8 से काट लिए, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24 हो जाएंगे, यानी 3/2 भाग देंगे तो 1.5 कुछ आ जाएगा। और ये 19 नीचे से ऊपर जाएंगे 18 के पास, 10⁻⁻18 है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे 10⁻+19 होंगे, 19 में से 18 जाएंगे कितने बचेंगे, 1 बचेगा, यानी प्लस का 1 बचेगा, और भी 1 बचेगा तो एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे बढ़ाएंगे 10, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कितना 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी इस पर कमी हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन, प्लस में आया आंसर, प्लस में आंसर आया तो 15 इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 15 इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर क्या है अगला कि परमाणु के बोर मॉडल के अभिग्रहित लिखिए। तो आइए जान लेते हैं परमाणु के बोर मॉडल की अभिग्रहितियां। तो क्या क्या होता है, आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि
इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। यानी जो बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए मॉडल दिया, जिसमें पहली कमी पहली उन्होंने अपना निष्कर्ष क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। उन्होंने क्या कहा बताया था कि परमाणु का जो अधिकांश भाग खोखला होता है, उस खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लेकिन उन्होंने उसकी कल्पना मतलब उन्होंने बताया था उनकी कमी क्या थी कि अगर वे तो घूमते रहेंगे तो एक समय पर वो उनकी ऊर्जा कम होगी, वो नाभिक पर आकर गिर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं और इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। कैसे घूमते हैं, एक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। जैसे उन्होंने बताया के एल एम एन उन कक्षाओं को नाम दिया, यानी एक मतलब 1 2 3 4 कक्षाओं, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित बताई है कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 32 ऐसे ही घटते हुए क्रम से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में चलते जाएंगे। इन कक्षाओं को के एल एम एन से अक्षरों से या संख्याओं से बताया गया है, 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया गया है। दूसरा क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें कोणीय संवेग एमबीआर का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। यहाँ पर एमबीआर एन h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। और फिर अगला क्या होता है, इसी में इस प्रकार बोर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। इन्हें स्थायी कक्षा कहा गया है। इन्हें क्या बताया गया, स्थायी कक्षा कहा गया। फिर एक और क्या बताया इन्होंने कि साधारणतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। पहले सबसे निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। यह अवस्था उनकी मूल अवस्था कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाली से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा की ओर जाता है तो उनका ऊर्जा में क्या होता है, इनका अवशोषण होता है। तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में से निम्न ऊर्जा की कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या होता है, इनमें उत्सर्जन होता है। अर्थात किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तभी किया जाता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं। उन्होंने इसके लिए सूत्र दिया, जैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, यही बताया है। फिर देखिए अगला क्या है, इन्होंने क्या बताया कि पीएन संधि डायोड के अक्षय परत तथा विभव प्रचारी पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देखते हैं क्या पड़ता है। तो देखिए पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनत यानी इसे पश्च अभिनत भी कहते हैं की स्थिति में अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है तथा विभव प्रचारी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इतना इसमें थोड़ा लिख सकते हो। फिर क्या है, अगला प्रश्न है क्या है, 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है तो तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत भाग बल कितना होगा। तो आइए देखते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। तो क्या दे रहा है वो देखो, अब 10 हेनरी प्रेरकत्व यानी एल का मान दे रहा है कितना, 10 हेनरी है। ठीक है, 10 हेनरी है। और प्रतिरोध यानी आर कितना दे रहा है, 10 ओम दे रहा है। ठीक है, लिख लो। फिर क्या है, विद्युत वाहक बल यानी V कितना है, 15 वोल्ट है। तो समय कितना दे रहा है, जो सेकंड समय 0.1 सेकंड है। और क्या निकाला है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने की बोल रहा है। तो हमने सूत्र क्या पढ़ा विद्युत वाहक के लिए कि E बराबर L डेल्टा I बटे डेल्टा T पढ़ा है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो इसके लिए हमें क्या एल ई निकालना है। एल हमें दे रहे हैं लेकिन हमें क्या नहीं दे रहे हैं, आई भी दे रहे, टी भी दे रहे हैं लेकिन हमें आई नहीं दे रहे हैं। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है आई बराबर बी बटे आर। तो बी कितना है, 15 है, आर कितना है, 10 है, भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी 1.5 एम्पियर आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो एल कितना है, 10 गुणे धारा कितनी है, 1.5 बटे समय कितना है, 0.1। 0.1 पॉइंट से पॉइंट कटेंगे, यहाँ पर होगा 15, 15 का 10 में गुणा होगा कितना, 150 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 150 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फिर क्या है यहाँ पर, अगला क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। इसको आपको देख लेना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। एक ना एक प्रश्न संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्ती, दूरदर्शी, इनसे प्रश्न आने वाला है। और किरण आरेख बनाने के लिए भी केवल पूछ लिया जा सकता है 2 नंबर में, तो देख लेना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि एक अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेश से सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व
ऐसे इसको हल करते हैं। रेखिक आवेश घनत्व जिसको हम बोलते हैं लैम्डा कितना है 10 गुणे 10 की घात माइनस के 8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से दो सेमी लंबत दूरी पर तार से कितना है तार से दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर है। 2 सेमी लंबत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी हमें ई ज्ञात करना है। सेंटीमीटर में रहेगी नहीं दूरी, किस में रहेगी मीटर में, तो इसको 10 की घात माइनस 2 से क्या कर दीजिए गुणा या 100 से भाग दे दीजिए, कुछ कर लीजिए। इसके लिए हमने सूत्र क्या पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर, ठीक है 2 लैम्डा बटे आर हो जाता है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला मान रख लें। तो विद्युत क्षेत्र निकालना है, क्या निकालना है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 2 गुणे कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात माइनस के 8, ठीक है। लैम्डा का मान कितना है 10 गुणे 10 की घात माइनस 8 बटे दूरी कितना दे रहे हैं 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणे 10 की घात माइनस के 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके 10 का 9 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 10 की घात 1 बचेगा। और ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस के प्लस के हो जाएंगे, तो 1 है और 2 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चाहें तो यहाँ पर एक अंक बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक घात कम कर सकती हैं, ठीक है। तो 9.1 गुणे 10 की घात सॉरी एक घात बढ़ा दीजिए, एक घात इसमें यहाँ पर बढ़ाएंगे तो घात एक ज़्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 की घात 4 हो जाएंगी। तो ये 4 जो न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। प्लस का है तो एक 10 मतलब इसमें एक 10 और है, 90 है तो 10 और है तो 3 घात है, एक घात और हो जाएगी, कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर लेंस मेकर का सूत्र का निर्धारण कीजिए। अब आपको यहाँ से सूत्र निर्धारण करना है। लेंस मेकर या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार जरूर करना है। यानी 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 को सिद्ध करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और पेपर में 1 नंबर में आपको ऐसा ही पूछ लिया जाएगा, इसका सूत्र पूछ लिया जाएगा तो आपको लिखना है, बाकी इसका निर्धारण करना है। तो अब आप यहाँ से प्रश्न को करिएगा। फिर क्या है बोला कि चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। इसको हम अगली वीडियो में हम करा सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है अनुगमन वेग क्या है, तो वह वेग जिसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग वह वेग है जिसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, ऐसा ध्यान रखना है। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध तो आपको सिद्ध करना है I बराबर NEAVD सिद्ध करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसको जरूर तैयार कीजिए। फिर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निर्धारण कीजिए, यानी आपको यहाँ पर सिद्ध करना है 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर क्या होता है जो आपका h क्या होगा h न्यू माइनस न्यू 0 हो जाता है, इसको सिद्ध करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। अगला है मैक्सवेल के विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए। इसके एवं चालन धारा के बीच कालांतर कितना होता है पढ़ लेना है, इंपोर्टेंट है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य, पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोगों का उपयोग लिखिए, महत्वपूर्ण है, इसको तय कर लेना है। फिर अगला प्रश्न क्या है 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो आपको इसको हल कर लेना है। आइए देखते हैं किसको इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए आप क्या करोगे, आइए पहले इसको पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि त्रिज्या कितनी दे रहे हैं आर कितनी दे रहे हैं 2 × 10⁻10 और कितना चक्कर लगा रहा है एक इलेक्ट्रॉन 3 × 6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं। वेग कितना है 3 × 10⁶ 3 × 10⁶ वेग से क्या लगा है चक्कर लगा रहा है, ठीक है। फिर क्या है इस वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का यानी बी निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है एक सूत्र होता है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर सूत्र μ0 × I/2R हो जाता है, ऐसा कहते हैं 2R होता है। इससे पहले इसके लिए जो एक फॉर्मूला और बन जाता है
एक फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, जैसे EV/2πr, यानी जो धारा है और उसके ऊपर आवेश जितना है, जो ऊपर उसकी वृत्ताकार परिधि है 2πr, इसके लिए एक सूत्र हो जाता है। तो हम I की जगह अगर इनको हम रख देते हैं, I की जगह इनको अगर हम रख दें, क्या होगा, तो B बराबर म्यू नॉट इंटू I की जगह क्या लिखेंगे हम, EV/2 का 2 में कितना होगा, 2 है, तो यार 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये पाई है तो ये पाई हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप यहाँ पर मान रख लीजिए, जो म्यू नोट का मान कितना होता है, म्यू नोट का मान होता है 10⁻⁻7 होता है, यानी म्यू नोट का मान होता है 4π × 10⁻⁻7 होता है, और ये 4π पहले से है, तो 4π कट गया, क्या बचेगा 10⁻⁻7, यानी इतने का मान क्या हो गया, 10⁻⁻7 हो गया। ई का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। भी का मान पहले से दे रहे हैं कितना, 3 × 10⁻6। ठीक है, और क्या है, क्या बचा आपका आर स्क्वायर, यानी आर कितना है आपका त्रिज्या, तो 2 × 10⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल कर लेना, आपका 1.2 कुछ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आंसर आ जाएगा इसका। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, कर लेना है। फिर क्या है, दे ब्रोगली के द्रव तरंगों की परिकल्पना समझाइए। एक न्यूटन की गतिज ऊर्जा कितनी है, 6.7 × 10⁻21 जूल है। इससे संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम ये परिभाषा यानी द्रव तरंग में आपको देख लेना है। इसका जो सूत्र होता है E बराबर hc/λ होता है। इससे आप एक प्रश्न हल कर सकते हो। E का मान क्या दे रहे हैं आपके लिए, 6.7 दे रहे हैं, 10⁻21 दे रहे हैं। H का मान कितना होता है, 6.6 × 10⁻34 होता है। C का मान 3 × 10⁸ ये फिक्स होता है। निर्वात प्रकाश काल लैम्डा आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, इसको यानी इसको बाहर निकाल लेंगे, लैम्डा बराबर, तो क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁻34, 3 × 10⁸, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जो नीचे आ जाएगा 6.7 × 10⁻21। इसको आप हल कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेमी दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, फिर अगला क्या है, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब का वर्णक्रम आरेख बनाकर समझाइए। इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र भी स्थापना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लेना है। फिर अगला क्या है, एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय क्या होगा, क्या है सॉरी एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के लिए चालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। पीएन संधि डायोड की अर्धतरंगदृष्टिकारी प्रक्रिया को परिपथ आरेख द्वारा समझाइए। इंपोर्टेंट है, एक ना एक प्रश्न ये आपको 5 अंक में देखने को मिलने वाला है। अर्धचालक संधि डायोड वाले चैप्टर से पीएन संधि वाला कोई भी प्रश्न। एंग के 2 स्लिट प्रयोग की सहायता से एन बी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। अब देखिए यहाँ से जो आपके प्रश्न बनेंगे, ये जितने भी होंगे सब में अथवा में एक प्रश्न होगा 5 अंक का, और सबसे ज़्यादा आपको जो सेकंड जो पार्ट है आपकी किताब का फिजिक्स का, उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। अगला देखिए, अन्योन्य प्रेरण से आप क्या अभिप्राय है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, और 2 समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनको हम फिर अगली वीडियो में लगाएंगे। फिर अगला क्या है, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और उसके साथ सवाल है, 5 सेमी त्रिज्या के कांच का गोला वायु में स्थित है। गोले के केंद्र से वायु का बुलबुला 2.0 सेमी दूर है। बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ देखने पर बुलबुला कितनी दूरी पर दिखेगा, इसको हम लगाएंगे। तो ऐसे आपको 8 प्रश्न है। आइए हम एक प्रश्न और पूछ लिया जाएगा। प्रश्न है क्या है, संधारित्र क्या होता है, क्या होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ प्रविष्ट कराने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, महत्वपूर्ण है। अथवा में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल बनने वाला है, हाइगेंस के जो तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फिर नीचे आपको कुछ भौतिक नियतांक दे देंगे, यानी कुछ मान दे, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान, यानी और यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एच प्लांक नियतांक, निर्वात में प्रकाश की चाल, ऐसे आपको कुछ मान दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।